जो पुरोहित है, उनके जो यजमान आते हैं, उनके यहाँ जो मेहमान आते हैं, उनके लिए भी रहने का प्रबंध होगा। 24 घंटे बिजली होगी, पानी होगा, स्वच्छता का पूरा प्रबंध होगा और इस पूरी सड़क को बहुत चौड़ा कर दिया जाएगा और उसके बाद पुरोहितों के लिए अलग से व्यवस्था खड़ी की जाएगी। बहुत बड़ी मात्रा में यात्रियों को आने के बाद कुछ उनको पूजा प्रसाद लेना है, कुछ यहाँ तीर्थ की चीजें लेनी है, वो सब प्रबंध मिल जाए उसकी व्यवस्था रहेगी। पोस्ट ऑफिस हो, बैंक हो, टेलीफोन के लिए व्यवस्था हो, कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए व्यवस्था, वो सारा प्रबंध रहेगा। यहां पर आज एक प्रकार से 5 परियोजनाओं का आरंभ हो रहा है। एक, जैसे मैंने कहा, इस पूरे मार्ग का चौड़ीकरण आरसीसी से बनाया जाएगा और सारी आधुनिक व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ होगा। जैसा ही यात्री चलना शुरू करेगा, जिस प्रहर में वो आया होगा, उसी प्रहर का मंद स्वर मंदाकिनी के तट से वो संगीत को भी वो सुनता हुआ, भक्तिमय होता हुआ वो इधर की ओर चल देगा। मंदाकिनी के घाट का भी, रिटेनिंग वॉल का भी निर्माण कार्य, वो भी एक प्रकार से लोग जो यात्री आए उनको जाकर के बैठने की सुविधा संबंधित हो, कल कल बहती नदी के स्वर को सुन पाए, ऐसा प्रबंध हो। जैसा मैंने कहा, अप्रोच रोड, भव्य दिव्य वातावरण बनाने वाला अप्रोच रोड बनेगा, उसकी लाइटिंग व्यवस्था भी वैसी रहेगी। जैसे मंदाकिनी के पास रिटेनिंग वॉल और एक घाट का निर्माण होगा, वैसा ही, क्योंकि दोनों तरफ जल शक्ति का अनुभव होता है, जल स्रोत का अनुभव होता है। तो एक तरफ है मां सरस्वती, उसके भी रिटेनिंग वॉल और उसके भी घाट का निर्माण इसको किया जाएगा और इसके पीछे भी काफी धन लगाया जाएगा। और एक जो श्रद्धा का विषय रहा है, 2500 साल पहले केरल की कालड़ी में जन्मा हुआ एक बालक 7 साल की उम्र में घर छोड़कर के निकल पड़ता है। आज से तो हिमाचल कश्मीर से कन्याकुमारी मां भारती का भ्रमण करता है, हर भूभाग की मिट्टी को अपने भाल पे लगाता हुआ, तिलक करता हुआ इस केदार पर पहुंचता है और आखिर जीवन को भी यहीं पर समाहित कर देता है। जिस आदि शंकराचार्य के लिए एक पूरी चिंतन धारा भारत में सैकड़ों वर्षों तक प्रेरणा देती रही, प्रभावित करती रही, उनकी एक समाधि स्थल वो भी इस हादसे में नष्ट हो गया। उसकी डिजाइन पर अभी काम चल रहा है। मैं श्रद्धावान आर्किटेक्चर्स के निमंत्रण देता हूं कि ऐसा भव्य दिव्य आदि शंकर का वो स्थान बने, उनका समाधि स्थल बने, और वो भी ऐसे बने कि आदि शंकर का स्थान केदार से थोड़ा सा भी अलग हुआ ऐसा अनुभव न करे, लेकिन यात्री को आदि शंकर के पास जाते ही उस महान तपस्या की परंपरा के साथ एक आध्यात्मिक चेतना की अनुभूति हो, वैसी एक रचना हो। उस दिशा में काम चल रहा है, आज उसका भी शिलान्यास हो रहा है। मैं जानता हूं खर्च होगा,
लेकिन मेरा पूरा विश्वास है, अगर एक बार हिंदुस्तान के यात्री श्रद्धा के भाव से तय करें तो जिस प्रकार का पुनर्निर्माण करना है वैसा पुनर्निर्माण करने में धन की यह देश कभी कमी नहीं रखेगा। ये मेरी श्रद्धा है और मैं देश की सरकारों को भी इसमें सहभागी होने के लिए निमंत्रण करूंगा। मैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी उद्योग जगत के लोगों को भी, व्यापार जगत के लोगों को भी इसमें हाथ बटाने के लिए निमंत्रण दूंगा। मैं जेएसडब्ल्यू का आभारी हूं कि उन्होंने प्रारंभिक काम के लिए जिम्मेवारी उठाना तय कर लिया है, लेकिन जो मेरे दिमाग में और सपने आते ही जाते हैं, नई नई चीजें जुड़ती जाती हैं और इसके लिए और भी सीएसआर के लिए लोगों के लिए मैं आग्रह करूंगा। जब इतना सारा धन यहां लगेगा, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होगा, उसमें पर्यावरण के सारे नियमों का पालन किया जाएगा। यहां की रुचि, प्रकृति, प्रवृत्ति के अनुसार ही इसका पुनर्निर्माण किया जाएगा। उसमें आधुनिकता होगी, लेकिन उसकी आत्मा वही होगी जो सदियों से केदार की धरती ने अपने भीतर संजोए रखा हुआ है। ऐसा पुनर्निर्माण करने की दिशा में इसका काम होगा। मैं जब आया था यहां पर कबाड़ खुलने के समय पर, इसके पीछे मेरे मन में एक इरादा बैठा कि मैं देश को एक संदेश देना चाहता था कि हादसे की छाया से हम बाहर निकले। कभी घर से निकलते पहले सोचते हैं कि पता नहीं अब वहां व्यवस्थाएं बनी हैं कि नहीं बनी हैं, जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। इसलिए यात्रियों की संख्या कम हो गई थी, लेकिन मुझे खुशी है कि इस बार करीब 4.5 लाख से अधिक यात्री इतने कम समय में बाबा के चरणों में आए। फिर से एक बार यहां यात्रा में पुनः प्राण संचित हो गया है और इसलिए अगली साल 10 लाख से कम नहीं होगा। आप लिख करके रखिए, क्योंकि लोगों को विश्वास बन गया, संदेश पहुंच गया, टीवी पर सारे देश ने देखा और आज के इस कार्यक्रम से फिर से एक बार संदेश पहुंच जाएगा कि जब कबाड़ खुलेंगे, फिर से जब यात्रा प्रारंभ होगी, उसी ताकत के साथ फिर से एक बार यात्राओं का हुजूम चल पड़ेगा। फिर एक बार उत्तराखंड जो हमारी देवभूमि है, उत्तराखंड जो हमारी वीर भूमि है, उत्तराखंड जो मेरी वीर माताओं की श्रद्धा व्यक्त करने के लिए इससे बढ़िया जगह नहीं हो सकती। हमारे देश के हिमालय की बड़ी विशेषता है जी, विकास के लिए इतनी संभावनाएं, और हिमालय के हर भूभाग में उसकी एक अलग चेतना है। अगर श्रीनगर में जाएं, हिमालय इलाके में, तो एक अनुभूति होती है, माता वैष्णो देवी, और अमरनाथ जाएं तो दूसरी अनुभूति होती है। हिमाचल प्रदेश में वही हिमालय, शिमला, कुल्लू, मनाली चले जाएं, एक अनुभूति होती है। लेकिन उसी हिमालय की गोद में उत्तराखंड की धरती पर आते हैं तो एक दिव्य चेतना की अनुभूति होती है। वही हिमालय दार्जिलिंग में जाए तो एक अनुभूति होती है, सिक्किम में चले जाए तो एक दूसरी अनुभूति होती है। आप कल्पना कर सकते हैं, एक ही हिमालय, वही हवा, वही पहाड़, वही पर्वत, लेकिन अलग अलग भूभाग पर अलग अलग चेतना की अनुभूति होती है। मैं हिमालय की गोद में बहुत भटका हुआ इंसान हूं। मैंने हर इलाके की चेतना को अलग से महसूस किया हुआ है, और इसलिए मैं इसको अपनी जुबान से इसलिए बता पा रहा हूं। मैं नहीं जानता हूं वैज्ञानिक लेबोरेटरी में किस तराजू से तोला जा सकता है, लेकिन मैंने जिस प्रकार से हिमालय को अनुभव किया है, वो हिमालय दुनिया के लिए, अगर किसी को यहाँ की वन संपदा में रुचि है,
तो जीवन भर खोज करने के लिए विराट क्षेत्र खुला पड़ा है। किसी को एडवेंचर में रुचि है तो पूरा हिमालय दुनिया के हर एडवेंचरिस्ट को निमंत्रण देता है। जिसी को यहाँ के जल स्रोत में रुचि है, दुनिया के हर जल स्रोत में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को निमंत्रण देता है। जिसको यहाँ की जड़ी बूटी में रुचि है, हर्बल मेडिसिन में रुचि है, हिमालय की हर गोद में ऐसी प्रकृति पली हुई है कि वह एक नई चेतना का अनुभव करा सकती है। और हर्बल मेडिसिन के युग में जो यहां के गांव के लोग जानते हैं, मैंने देखा है, अगर बिच्छू वनस्पति डंक मार दे, गलती से हाथ जाए तो गांव का आदमी आकर तुरंत बताता है, अरे रो मत, ये दूसरे वाली जड़ी बूटी है, जल लगा तो ठीक हो जाएगा। पत्ती लगा देता है, ठीक हो जाता है। और दोनों साथ साथ होती है। क्या परमात्मा ने व्यवस्था रखी है। और इसलिए इसके भीतर हम जितने जाएं, और इसीलिए देहरादून के अंदर ये हमारी जो प्राकृतिक संपदा है, भारत सरकार ने उसकी हिमालय संपदा के लिए रिसर्च के लिए एक बहुत बड़ा काम शुरू किया है, जो आगे चलने वाली बहुत काम होने वाला है। हमारे हिमालयन गोद में ऑर्गेनिक फार्मिंग पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी संभावना वाली जगह मैं देखता हूं। सिक्किम छोटा सा प्रदेश है, 6-7 लाख की आबादी है, लेकिन 12-15 लाख टूरिस्ट आते हैं और वहां जाने आने के रास्तों की भी कठिनाई है। हवाई अड्डा भी नहीं है। अब मैं बना रहा हूं, बन जाएगा कुछ समय में। उसके बावजूद भी इतनी मात्रा में टूरिस्ट आते हैं। सिक्किम ने पूरा राज्य ऑर्गेनिक बनाया है। 10-12 साल तक लगातार अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ उन्होंने काम किया। सारे हिमालय की गोद में केमिकल फर्टिलाइजर से मुक्ति, सारे हिमालयन राज्यों में दवाइयों से छुट्टी, वनस्पति की दवाइयां, खेत के अंदर दवाइयों का छंटकाव बंद। अगर 10-12 साल धैर्य से काम करें तो जिस हमारी पैदावार से 1 रुपया मिलता है, दुनिया आपको $1 देने के लिए तैयार हो जाएगी। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की ताकत होती है। मैं उत्तराखंड को निमंत्रण देता हूं, उत्तराखंड की सरकार को आग्रह करता हूं। मैं उत्तराखंड के अफसरान से आग्रह करता हूं कि बीड़ा उठाइए, उत्तराखंड को ऑर्गेनिक स्टेट बनाने का सपना लेकर के चलें। 2022 का लक्ष्य हो और अभी से काम लगे। सर्टिफाई करने में शायद 10 साल लग जाएंगे, उसके नियम होते हैं, लेकिन अगर एक बार तय कर ले कि लोगों की जन जागृति लाएंगे, चीजें बदलेंगे। आप कल्पना कर सकते हैं, आज पूरी दुनिया होलिस्टिक हेल्थ केयर की ओर चल रही है, और तब जाकर के केमिकल की दुनिया से दूर हमारे खेत उत्पादन को ले जाएंगे, तो हम मानव जात की कितनी बड़ी सेवा करेंगे। हिमालय की ये ताकत, इसको मुझे आगे बढ़ाना है। टूरिज्म के लिए बहुत संभावना है। इसकी आध्यात्मिक सामर्थ्य को जरा सा भी खरोच नहीं आनी चाहिए, और उसके साथ टूरिज्म को डेवलप किया जा सकता है। नए नए क्षेत्र विकसित किए जा सकते हैं। प्रकृति की भी रक्षा हो, पर्यावरण की भी रक्षा हो, और परमात्मा के प्रति श्रद्धा का भाव भी बना रहे। हमारे यहां पहाड़ों में कहावत बड़ी पुरानी है। पहाड़ का एक स्वभाव होता है, पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी कभी पहाड़ के काम नहीं आता है। हमने बीड़ा उठाया है ये कहावत बदलने का। पहाड़ की जवानी को
पहाड़ को काम आनी चाहिए और पहाड़ का पानी भी पहाड़ को काम आना चाहिए। उसी पानी से बिजली पैदा होनी चाहिए, उसी पानी पर एडवेंचर टूरिज्म चलना चाहिए, उसी पानी पर वाटर स्पोर्ट्स चलना चाहिए, उसी पानी पर टूरिज्म के नए नए क्षेत्र विकसित होने चाहिए और दुनिया भर की जवानी को निमंत्रण देने का सामर्थ्य उस पानी में हो। और पानी जो कभी पहाड़ के काम नहीं आता था, वो पानी पहाड़ के लिए काम आ जाए। जो जवानी पहाड़ से उतर करके नीचे मैदानी इलाकों में चली जाती हैं रोजी रोटी की तलाश में, हम पहाड़ों में वो ताकत पैदा करें ताकि हमारी जवानी को कभी पहाड़ छोड़ने की नौबत ना आए, पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आ जाए। ये काम करने की दिशा में एक के बाद एक कदम भारत सरकार उठा रही है। उत्तराखंड की सरकार भी इतने कम समय में इतने महत्वपूर्ण फैसले लिए, इतने महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए और उसी का परिणाम है कि आज विकास एक नई ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ रहा है, एक नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है। उत्तराखंड के पास बहुत सामर्थ्य है, यहां डिसिप्लिन यहां की रगों में है। कोई परिवार ऐसा नहीं है कि जिस परिवार में कोई फौजी न हुआ हो, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां 250-300 निवृत्त फौजी न हो, और जहां फौजी इतनी संख्या में हो वहां तो डिसिप्लिन काबिले दाद होती है जी। यात्रियों के लिए ये डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा संबल होती है, टूरिस्टों के लिए ये डिसिप्लिन एक बहुत बड़ी ताकत होती है। इसको हमने परिचित करवाना चाहिए, इसके लिए हमने योजना बनानी चाहिए। निवृत्त हमारे सह फौजियों को उसके इस अनुभव का उपयोग करते हुए टूरिस्टों में एक नया विश्वास पैदा करने के लिए हमने एक ऐसी व्यवस्था की रचना करनी चाहिए जो हमारे टूरिस्टों के लिए एक बहुत बड़ा संबल बन सकती है। बहुत बड़ी संभावनाएं हैं और उस संभावनाओं को लेकर के उत्तराखंड का विकास, उत्तराखंड देश के लिए सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र बने, सबसे चहेता टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने। टूरिस्ट के लिए तो उत्तराखंड, यात्री के लिए तो उत्तराखंड, एडवेंचर के लिए उत्तराखंड, उत्तम प्रकृति के लिए, प्रकृति की गोद में रहने की इच्छा वालों के लिए उत्तराखंड, संशोधन आविष्कार करने वालों के लिए उत्तराखंड। ये ताकत जिस धरती में है, मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं कि आइए आज दिवाली के इन दिनों में और एक प्रकार से नव वर्ष के प्रारंभ में हमारे यहां पूरा हिंदुस्तान दिवाली के दिन पुराने बही खाते पूरे करता है और नया बही खाता शुरू होता है। आज एक विकास का नया बही खाता शुरू हो रहा है। उस नए बही खाते से हम विकास की गाथा आज प्रारंभ कर रहे हैं, नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आगे बढ़ेंगे। मैंने आज भी कई और सुझाव दिए हैं, राज्य सरकार इसको दोबारा देखेगी, फिर एक बार मैं 1 महीने में दोबारा मिलूंगा। जिन चीजों को मेरे मन में और भी इस इलाके में करने के इरादे हैं उसको भी बल दूंगा, लेकिन हम सबकी जिम्मेवारी है पर्यावरण की रक्षा करना, हम सब की जिम्मेवारी है प्रकृति की रक्षा करना। अगर हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे, पर्यावरण हमारी रक्षा करेगा, ये मैं गारंटी देता हूं। अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे, प्रकृति हमारी रक्षा करेंगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। सदियों का इतिहास गवाह है कि जब जब प्रकृति की रक्षा हुई है, जहां जहां हुई है, वहां प्रकृति की तरफ से कोई कठिनाई नहीं आई है। जहां जहां पर्यावरण की रक्षा हुई है, पर्यावरण को कभी कोई कठिनाई नहीं आई है। और ये तो धरती है जहां से हम लोगों को वो शक्ति दे सकते हैं। हमने एक बीड़ा उठाया था, लकड़ी के चूल्हों से लोगों को मुक्ति दिला करके जंगलों को काटने से बंद करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से गरीब से गरीब परिवार में गैस का चूल्हा पहुंचाना, गैस का सिलेंडर पहुंचाना, पर्यावरण की रक्षा का बड़ा अभियान था। उत्तराखंड और भारत सरकार ने मिलकर के उत्तराखंड में इस काम को बहुत बड़ी मात्रा में आगे पहुंचाया है। अब दूसरा बीड़ा उठाया है। हिंदुस्तान में आज 4 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके घर में बिजली का लट्टू नहीं है। आज भी वो
18वीं 19वीं शताब्दी में जीने के लिए मजबूर है। ये 21वीं सदी है। गरीब से गरीब परिवार में भी बिजली का लट्टू जलना चाहिए कि नहीं जलना चाहिए। गरीब परिवार को भी रात को बच्चों को पढ़ना हो तो बिजली मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। गरीब को भी अगर आटे चक्की पर पिसवाने हैं, गेहूं अपना पिसवाना है, अनाज पिसवाना है, उसको 10 किलोमीटर जाना पड़े उसके बजाय अपने ही गांव में चक्की हो, बिजली से चलने वाली चक्की हो, उसका गेहूं पिसने का काम, बाजरा पिसने का काम होगा कि नहीं होगा। गरीब की जिंदगी को बदल लाने के लिए प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना से 4 करोड़ परिवारों में घर के अंदर बिजली का कनेक्शन देने का मैंने बीड़ा उठाया है। उत्तराखंड में भी अभी भी हजारों परिवार हैं जिनके यहाँ मुझे बिजली पहुंचानी है। मैं उत्तराखंड सरकार को निमंत्रण देता हूं, भारत सरकार के इस अभियान को आप उठा लीजिए और राज्यों के बीच स्पर्धा हो, कौन राज्य सबसे पहले सौभाग्य योजना पूरी करता है, कौन राज्य सबसे पहले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पहुंचाता है, कौन राज्य सबसे ज्यादा टूरिज्म को आगे बढ़ाता है। आने वाले समय के लिए जो विकास के क्षेत्र हैं उसके लिए राज्यों के बीच एक तंदुरुस्त स्पर्धा हो। मैं सभी हिमालयन स्टेट को स्पर्धा के लिए निमंत्रण देता हूं। मैं देश के सभी राज्यों को निमंत्रण देता हूं। आइए एक राज्य दूसरे राज्य के साथ तंदुरुस्त स्पर्धा करे, हेल्दी कंपटीशन करे और विकास की नई ऊंचाइयों में आगे ले जाए। मुझे उत्तराखंड को इसका बात के लिए बधाई देनी है। शौचालय, खुले में शौच से मुक्ति। पिछले दिनों मुझे बताया गया कि उत्तराखंड ने ग्रामीण क्षेत्र में शौचालय के काम को पूरा कर दिया है। अब गांव में किसी को भी खुले शौचालय में जाना नहीं पड़ रहा है। शहरों में काम चल रहा है। कुछ ही समय में शहर समेत पूरा उत्तराखंड खुले में शौचालय से मुक्त होने के लिए तैयारी कर रहा है। अब तक जो काम में आपने गति दी है इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, लेकिन मेरा आग्रह रहेगा कि इसको एक मिशन मोड में चलाया जाए। नगरों में भी किसी को भी खुले में शौच जाने की मजबूरी ना हो। कुछ दिन पहले मैं उत्तर प्रदेश गया था। उत्तर प्रदेश ने बड़ा बीड़ा उठाया है योगी जी की सरकार ने, और उन्होंने अब शौचालय का नाम ही बदल दिया है। अब वो शौचालय को शौचालय नहीं कहते, शौचालय को संडास नहीं कहते, शौचालय को जाजरू नहीं कहते हैं। उन्होंने शौचालय के लिए नाम रख दिया है इज्जत घर। मैं समझता हूं जो मां बहनों को खुले में शौच जाना पड़ता है वो इस बात को भली भांति समझती हैं कि इज्जत घर का मतलब क्या होता है। हम भी इस इज्जत घर का अभियान चलाएं। माताओं बहनों को इज्जत देने के लिए शौचालय अपने आप में एक बहुत बड़ी सुविधा होती है। उनके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत सुविधा होती है। और अभी यूनिसेफ ने सर्वे किया है, हिंदुस्तान के 10,000 गांवों का सर्वे किया, और जिन घरों में शौचालय बनाया था वो और जिन घरों में शौचालय नहीं था वो, जो गांव शौचालय के संबंध में जागरूक थे वो और जो गांव शौचालय के संबंध में जागरूक नहीं थे वो, उन सब का उन्होंने अध्ययन किया। यूनिसेफ ने, यूनाइटेड नेशन की संस्था है, और उन्होंने पाया कि शौचालय न होने के कारण भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां जो घर में आती है, और बीमारी के कारण बच्चा बीमार हो तो माँ उसमें व्यस्त हो जाती है, बाप व्यस्त हो जाता है, बच्चा स्कूल नहीं जाता है, रोजी रोटी कमाने के लिए पिता नहीं जा पाता है, माँ बीमार हो गई तो पूरा घर बीमार हो जाता है, घर में कमाने वाला अगर बीमार हो गया तो आय बंद हो जाती है, पूरा परिवार भूखा मर जाता है। और ये सब देख करके उन्होंने सर्वे किया कि शौचालय अगर नहीं है तो बीमारी का जो खर्चा होता है, और शौचालय बन जाता है
तो यूनिसेफ वालों ने सर्वे करके निकाला है कि गरीब परिवार का बीमारी के पीछे 50,000 रुपया का जो खर्चा बच जाता है। आप सोचिए, अगर एक परिवार का साल का 50,000 रुपया बच जाए, उस परिवार की जिंदगी में कितनी बड़ी ताकत आ जाएगी। एक शौचालय जिंदगी बदल सकता है। और इसलिए पूरे देश में जितनी श्रद्धा के साथ बाबा केदारनाथ का धाम का निर्माण करना है, उसी श्रद्धा के साथ मुझे हिंदुस्तान के गरीबों को शौचालय बनाने का अभियान भी चलाना है। मेरा देश तभी आगे बढ़ेगा। उस भाव को लेकर के हम आगे चले। मैं फिर एक बार उत्तराखंड की सरकार को अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। और देश भर के 4 धाम यात्रा पर आने वाले लोग, जिन्हें पता है हमने 12,000 करोड़ के 4 धाम को जोड़ने वाले नए रोड बनाने का काम आरंभ कर दिया है। आधुनिक कनेक्टिविटी की व्यवस्था आरंभ कर दी है। अब ये केदार धाम इस प्रकार से बनेगा, फिर एक बार झाझरमान मेरा केदारनाथ बनेगा, भव्य होगा, दिव्य होगा, प्रेरणा के लिए उत्तम स्थान बनेगा। ये 125 करोड़ देशवासियों की श्रद्धा का केंद्र बन रहा है। हर बच्चे का इरादा रहता है, बूढ़े माँ बाप को कभी न कभी 4 धाम की यात्रा कराऊंगा। आज ये सरकार वो काम कर रही है जो 125 करोड़ देशवासियों का सपना है, उनको पूरा करने के लिए काम कर रही है। काम उत्तराखंड की धरती पे हो रहा है, लेकिन काम हिंदुस्तान के जन जन के लिए हो रहा है। उस काम को आपके सामने प्रारंभ करते हुए जीवन में एक अत्यंत दिव्य संतोष की अनुभूति करता हूं। मेरी आप सबको शुभकामनाएं। फिर एक बार भोले बाबा को वंदन करता हूं। फिर एक बार मैं आपसे आग्रह करता हूं, मेरे साथ दोनों मुट्ठी करके बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, जय जय बाबा भोले, जय जय बाबा भोले, जय जय बाबा भोले, जय जय बाबा भोले। बहुत धन्यवाद।